वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 4 से 14 सितंबर सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। बगुड़ा से एक भाई आए हुए हैं। उन्होंने प्रणाम करने के बाद पूछा, यूनियन बोर्ड के मेंबरशिप के लिए अनेकों मुझे खड़ा होने के लिए कहते हैं, क्या मैं खड़ा होऊंगा? स्थानीय परिस्थिति जैसी है वह यदि बनी रहे तो उसमें मैं अंत तक प्रेसिडेंट भी हो सकता हूँ। अनेकों यह कहते हैं आप सत्संगी है, उसमें यदि आप जाएंगे तो बहुत काम होगा। हर बार कुछ दुष्ट लोग जाकर दलबंदी करते हैं, इसलिए जो काम होना चाहिए वह नहीं होता है। श्री ठाकुर जी बोले, यदि लोग तुम्हें चाहते हैं तो तुम खड़ा हो सकते हो, पर उससे कोई तुम्हें असुविधा तो नहीं होती है। यदि खड़ा होना ही है तो इस प्रकार तैयारी करके खड़ा होना चाहिए जिससे निश्चित रूप से निर्वाचित हो सकूं। खड़ा होने के बाद हार जाना वह किंतु मुझे बड़ा अपमानजनक प्रतीत होता है। मुझे यह सुनकर बड़ा आत्मप्रसाद हुआ कि सत्संगी समझकर लोग तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारी ईमानदारी पर विश्वास करते हैं। यदि उसमें जाते हो तो उन लोगों की प्रत्याशा की पूर्ति तुम्हें करनी ही है। यदि सिर्फ मान यश की आशा रखकर उसमें जाना चाहते हो तो उसका कोई मूल्य नहीं। यदि उसमें प्रवेश करते हो तो ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों के सामने एक उदाहरण बनकर रहो। यूनियन बोर्ड का प्रेसिडेंट बनकर लोक सेवा कितनी की जा सकती है। यूनियन की शक्ल ही बदल देनी चाहिए। यह ध्यान रखोगे जिससे चोरी, डकैती, खून खराबा न हो। सिर्फ चौकीदारों के पहरे से यह बंद होने वाला नहीं है। तुम्हें घर घर जाकर घूमना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलना जुलना होगा। यदि किसी का घर संसार नहीं चल रहा है तो उसकी वैसी अवस्था देखकर उसके प्रयोजनानुसार व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि बहुधा मनुष्य अभाव में पड़कर ही हीन काम करने को बाध्य होता है। इसके अलावा मनुष्य मामला मुकदमे में पड़कर बहुत रुपए खर्च कर डालता है, जिससे वह बर्बाद हो जाता है। पंचायती के द्वारा यदि अधिकांश मुकदमे में दो दलों के बीच सुलहनामा एवं दोनों में आपस में शत्रुता है, उन लोगों के बीच पुनः मित्रता स्थापित कर सको तो एक बड़ा काम होगा। तुम्हारी बातों में यूनियन बोर्ड के पुराने मेंबरों के संबंध में मुझे निंदा की गंध मिली, जो सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। यदि पहले के मेंबरों की निंदा करके उनकी अप्रतिष्ठा कर अपनी प्रतिष्ठा की अभिलाषा रखोगे तो सफल नहीं हो सकते। उनके संबंध में जो अच्छा जानते हो उसी बात को कहना अच्छा है। आजकल हमारे देश में ऐसी प्रथा चल गई है कि वोट पाने के लिए एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। ऐसी नीचपना मुझे पसंद नहीं। जो समाज के नेता हैं वे यदि ऐसा आचरण करें तो उनके देखा देखी सर्वसाधारण जनता भी करेगी। इससे शत्रुता बढ़ती है, विद्वेष बढ़ता है, पर प्रीति नहीं बढ़ती है। पर हाँ, जहाँ विभिन्न दल हैं और किसी दल की नीति में यदि त्रुटि रहे, खासकर धर्म, इष्ट, सात्वत, कृष्टि, अति और कल्याण विरोधी हो एवं नीति ठीक करने पर भी निर्वाचन प्रार्थी का चाल चलन यदि उसके विपरीत है, तो जन कल्याण को मद्देनजर रखते हुए उस बात को सुंदर ढंग से कहा जा सकता है। ऐसा काम करने में विपक्ष से शत्रुता मोल लेनी होगी, ऐसी बात नहीं। प्रभात दाचंद बोले कि ऐसा करने से पॉलिटिक्स राजनीति नहीं होती है। श्री ठाकुर जी बोले, मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिक्स राजनीति और भी अच्छी तरह होती है। पॉलिटिक्स का काम ही है मनुष्य का पूर्ण पोषण। यदि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, राजनीतिक मंच को आत्मतुष्टि का उपकरण बनाया जाए तो उसमें पॉलिटिक्स, राजनीति व पॉलिटिशियन, राजनीति व्रति की मर्यादा नहीं बढ़ती है। इसलिए तो आज घृणित आचरण की इतनी छूट है। सत्संगी के रूप में ऐसी आबोहवा को परिशुद्ध करने के बजाय तुम लोग उसमें ही सह दो तो न तो तुम्हें लाभ है न देश को। बगुड़ा के भाई ने कहा, जब मैं यूनियन बोर्ड का मेंबर बनूंगा तो आपके निर्देशानुसार ही काम करने की चेष्टा करूंगा, पर यूनियन बोर्ड की क्षमता तो कम है और सीमाबद्ध है। श्री ठाकुर जी बोले, यूनियन बोर्ड के प्रेसिडेंट पद की क्षमता कम और सीमाबद्ध हो सकती है, किंतु परम पिता की संतान और सेवक के रूप में तुम्हारी जो क्षमता है वह किंतु थोड़ी तथा सीमाबद्ध नहीं है।
उसे जितना टानोगे उतनी ही लंबी होगी। वह क्षमता तुम्हारे शरीर और मन के गठनानुसार सीमाबद्ध होने के बावजूद उस ससीमता में असीमता निहित है। इसलिए यदि ठीक से चलो तो तुम्हारी वृद्धि का पथ कभी खत्म होगा ऐसा देख नहीं पाओगे। तुम यूनियन बोर्ड का मेंबर बनो या नहीं बनो, किंतु तुम्हारे निकट मेरा यही आवेदन है। आजकल युद्ध की अवस्था अच्छी नहीं है। कितने दिनों में यह मिटेगा यह कहा नहीं जा सकता है। हमारे देश की खाद्य परिस्थिति दिन ब दिन जटिल होती जा रही है। आजकल देश में रुपए सस्ते हो गए हैं, किंतु रुपए खाकर मनुष्य तो जीवन नहीं बचा सकता है। बचने के लिए पेट में दाना पानी चाहिए। युद्ध के बाद ऐसा समय आ सकता है जबकि एक मुट्ठी रुपए के बदले एक मुट्ठी चावल भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी व्यवस्था करो जिससे हर व्यक्ति कृषि पर नज़र रखे। जमीन का एक टुकड़ा भी यूं ही पड़ा न रहे। जो जमीन जोतने लायक नहीं है उसको भी उर्वरा बनाना होगा जिससे उसमें कुछ उपजे। ऐसी उसकी व्यवस्था करो। प्रथम इसके लिए अधिक रुपए की जरूरत पड़ेगी, पर भविष्य में वह आय ही बढ़ाएगा। अपने इलाके में तुम कम से कम ऐसा काम करो। मैं 1 वर्ष से इस बात को सबों से कहता आ रहा हूँ, पर मेरे हाथ में तो और कुछ नहीं है। जिसको निकट पाता हूँ उसी से कहता हूँ। सभी की ओर दृष्टि दौड़ाते हुए तुम सभी से कह रहा हूँ, तुम लोग इस काम में ढिलाई न करो। हमारे यहाँ आसपास में कुछ जगहों पर अच्छी तथा ऊसर जमीन खरीदी जा रही है, पर उन सबों को काम में लाने के लिए अनेकों कृषक की जरूरत है। निवारण ने कहा है कि वह शेरपुर से हे हल क्षत्रिय भेज देगा। यदि लोग जुट जाएं तो किसी तरह काम काज आरंभ कर दिया जा सकता है। इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। प्रचुर रुपए भी लगेंगे। इतने परिवारों को बसाने की व्यवस्था करना आसान बात नहीं। घर बाड़ी, जगह जमीन, अन्न वस्त्र, चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था करनी है। सिर्फ पुरुषों को बसाना रहता तो आसान बात थी, किंतु स्त्री बच्चे जब सभी के घर पर रहेंगे तो उन लोगों का मन घर पर ही रहेगा। मौका पाते ही सभी घर दौड़ेंगे, काम नहीं होगा। हंसते हुए बोले, हमारे यहाँ के ऋत्विकों को देखते हैं कि जिनके स्त्री बच्चे यहाँ रहते हैं वे कॉन्फ्रेंस में कम ही अनुपस्थित रहते हैं। अनुपस्थित रहने की बात तो दूर ही ठहरी, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉन्फ्रेंस आरंभ होने के बहुत पहले आ जाते हैं और कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बहुत दिनों के बाद भी बाहर जाना नहीं चाहते। यदि कोई पूछता है तो झट कह देते हैं, ऑफिस से इष्टवृत्ति डिफाल्टर लिस्ट, स्मृति जो नियमित नहीं करते हैं उसकी तालिका तैयार कर रहा हूँ। वह पास में रहेगी तो काम में सुविधा होगी। इसलिए यहाँ देर भी हो जाए तो बाद में काम ही बनेगा। इस तरह टाल मटोल करते हैं। उसके बाद जब स्त्री उन पर दबाव डालती है, यहाँ बैठे हुए हो, घर संसार में कितना अभाव है, बाहर जाने पर 2-4 रुपए संग्रह करके भी भेज सकते हो, तब वह कहीं जाकर धीरे धीरे मटरी गठरी बांधता है। इसी तरह वे बेमन से चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री ठाकुर ने यह अभिनय करके दिखाया। सभी श्री ठाकुर के अभिनय को देखकर खुशी के मारे लोटपोट हो गए। श्री ठाकुर ने रहस्य करके कहा, हंसने से क्या होगा, बात तो यही है। और देखो, एक काम और भी कर सकते हो। कृषि कार्य में उत्साहित करने के लिए बीच बीच में छोटे छोटे इलाकों में एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन, कृषि प्रदर्शनी की व्यवस्था कर सको तो और भी अच्छा होगा। छोटे छोटे इलाकों में एग्जीबिशन करने के लिए इसलिए कहता हूँ कि एक दूसरे के साथ जान पहचान होगी। हिमायतपुर का एक कृषक यदि यह देखता सुनता है कि छातन ग्राम के कृषक ने अमुक अमुक चीज़ें उपजाई हैं तो उनके मन में भी यह एक आशा विश्वास का संचार हो सकता है कि यदि वे चेष्टा करेंगे तो उसमें भी संभव हो सकता है। कृषि में विशेष कृतित्व का जो परिचय देंगे उनको पुरस्कार देना चाहिए। कृतित्व का यह अर्थ नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए कोई चीज़ उपजाई है। कोई व्यक्ति खूब खाद देकर, खूब यत्न कर आधा मन का कोहड़ा उपजा सकता है। यदि कृतित्व का वही मापदंड रखोगे तो उससे साधारण व्यक्ति उपकृत नहीं होंगे। कितनी बड़ी चीज़ें अच्छी तरह उपजाई जाएं, यह तो चेष्टा करनी ही है। साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि हर तरह से संगति रखकर किसने कितनी लाभजनक कृषि की।
कितने कम लागत और कम जमीन में थोड़े समय में कितनी अधिक परिमाण में विभिन्न तरह की चीजें उपजाईं। प्रदर्शनी स्थल पर स्थानीय लोगों की एक सभा बुलाकर अच्छे कृषकों के संबंध में वक्तृता देनी चाहिए कि उन्होंने किन किन चीज़ों को भली भांति कैसे उपजाया। यदि इन सभी मामलों में सरकारी सहायता मिले तो और भी ठीक है। यदि सहायता नहीं भी मिले तो भी संघबद्ध होकर स्थानीय और आसपास ग्राम के मुखिया या प्रधान एवं विशिष्ट व्यक्तियों का सहयोग लेकर प्रदर्शनी करनी चाहिए। सभी प्रशंसा चाहते हैं। जो कर्मठ कृषक हैं वे यदि आदर पाते हैं तो निश्चय ही वे उत्साहित होंगे। इसके अलावा भी उन लोगों का सम्मान देखकर और 10 व्यक्ति कृतित्व अर्जन करने की चेष्टा करेंगे। मनुष्य को पुरस्कृत करते समय और भी एक दिशा पर नज़र रखने की जरूरत है। वह यह है कि किसने परिवेश को लेकर कृषि में कितनी उन्नति दिखाई। उससे आत्म केंद्रिक स्वार्थ पर प्रतियोगिता के बजाय सपरिवेश समवाही प्रतियोगिता का सूत्रपात होगा। हर मामले में इस भाव को लाना होगा। उससे सोशल रन सामाजिक गति टुवर्ड्स इवैल्यूएशन विवर्तन की दिशा में जाएगा। श्री ठाकुर ने एक बार पूछा, कितने बजे हैं? घड़ी देखकर कहा गया 10:05 हुए हैं। श्री ठाकुर हंसते हुए बोले, तब तो अब बैठकी को टूटने में काफ़ी देर है। किसी किसी रोज मेरे माथे में इतनी बातें आती हैं कि शेष होना नहीं चाहती। जिस समय माथे में जो आइडियाज चिंताएं आती हैं उस समय यदि उसे व्यक्त नहीं कर पाता हूँ तो मुझे शांति नहीं मिलती है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है जब देखता हूँ कि तुम लोग आग्रही होकर उन बातों को वर्क आउट कर सबों में संचारित कर रहे हो। मैं जिन बातों के संबंध में कहता हूँ यदि उस मुताबिक चलते रहो तो देखोगे कि देवताएं भी स्वर्गपुरी को छोड़कर तुम लोगों के बीच रहने को लालायित रहेंगे। ये सारी बातें केवल कहानी नहीं है, वास्तविक में ऐसा हो सकता है। कृषि के संबंध में मैंने कहा है, कृषि के द्वारा मनुष्य का पेट भरोगे एवं याजन द्वारा मनुष्य के मन को तृप्त करने की व्यवस्था करोगे, चरित्र व हृदय के दैन्य को दूर कर दोगे। आलोचना प्रसंग भाग 4 के पेज संख्या 56 से 61 तक। जय गुरु।